है हमारे पास चैप्टर का नाम अफवाह तंत्र। केवल ये और ख़त्म कराऊंगा अफवाह तंत्र, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस शुरू करेंगे, ठीक, साइंस स्टार्ट करेंगे। ए पंचायत मत करो। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब क्या है? अपवाह तंत्र कहते हैं हम किसी भी देश में प्रवाहित होने वाले जल को, ठीक है, किसी भी देश में प्रवाहित होने वाले जल को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक। या अब प्रवाहित होने वाला जल कैसे करके होगा? नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र। ध्यान से सुनना, हम भारत के अपवाह तंत्र या भारत की नदियों के बारे में इसमें केवल पढ़ेंगे, ठीक। रिवर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी, ओके। सो लिसन टू मी केयरफुली। हिंदुस्तान बना दूं हल्का सा, ठीक है। भारत देश, और इस भारत देश को नदियों का देश कहा जाता है, मतलब इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं, ठीक है। ये भारत देश या कोई भी दुनिया का देश जिसमें पानी की कमी है उसका विकास उतना ही थम सा जाता है, ठीक है। तो किसी भी देश को विकसित करने के लिए, किसी भी देश का विकास होने के लिए उसमें संसाधनों का होना बहुत जरूरी है, या फिर जल का हो, जल संसाधन का होना बहुत जरूरी है। तो जल जब तक नहीं है, मतलब कहने के ये है, जल ही जीवन का आधार है। अगर वही नहीं होगा तो विकास कैसे करके संभव है, कैसे करके तरक्की, कैसे करके उन्नति संभव है। तो जो हमारा भारत देश है इसमें कई नदियां बहती हैं, ठीक है। और ऐसी नदियां जो विश्व की बड़ी नदियों में आती, दुनिया की बड़ी नदियों में। अच्छा मैं आपके लिए बताऊं, एक देश पड़ता है मिस्र, चलो मत बताओ इसे, ठीक है। इसमें एक नदी जाती, चलो ठीक है छोड़ो, मैं फिलहाल बता दूं, इसमें रेत ही रेत है, आई गई बात तो, ठीक। रेतीला मतलब देश है ये, रेत बहुत ज़्यादा है, सूखा क्षेत्र है। लेकिन इसमें, इस सूखे क्षेत्र में एक नदी निकल के जाती है, दुनिया की बड़ी नदियों में शामिल है, ठीक है। और वो नदी ऐसी है जिस नदी की वजह से उसके किनारे लोगों का बसाव ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। वो नदी ऐसी है जिसे मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर नदी या पानी नहीं होगा तो जीवन की कल्पना करना असंभव है। फिलहाल डिटेल मतलब माहौल बनाने के लिए तो बहुत बातें बताता रहूं, लेकिन तुम्हारी लिए छोटी सी बातें बता करके अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। भारत की कृषि हो गई, पेयजल हो गया, या नहरों से सिंचाई वगैरह हो गई, मुख्यतः ज़्यादातर अधिकतर कहाँ से निर्भर करती है? पेयजल तो आजकल हैंडपंप से भी निकाल लें, लेकिन कहाँ पर निर्भर करती है? नदियों पर। अब मुझे एक बात बता दो कोई, इन नदियों में पानी आता कहाँ से? अगर तुम में एक आध पैसे की अकल हो तो पानी कहाँ से आया? अरे भाई नदियों में इतना पानी आया कहाँ से? बता। बाल्टी लौट दी किसी ने इस पे? फिर डाम से? कहाँ से डाम से? डाम बनाई नदियों पे जाते हैं, जल संसाधन पढ़ाया नहीं मैं तुम्हें? अरे भैया बड़ी आसान सी बात है, पहली बात बोलो मत, पहली बात तो वर्षा के जल से आई हो, बरसात होगी तो पानी आएगा नहीं आएगा? लेकिन बरसात होने के बावजूद भी कुछ नदियों में पानी रहता है, अधिकांश नदियों में भारत की पानी रहता है, तो वो होता है बर्फ के पिघलने से, ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने से। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हम भारत को दो भागों में बांट सकते हैं।
उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो इसमें जो नदियां बहती हैं उन्हें भी उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में डिवाइड करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, पौराणिक कथाएं या फिर बहुत पुरानी प्राचीन किताबें या प्राचीन परंपराओं के अनुसार या भूगोल वेत्ताओं के अनुसार यहाँ पर एक बहुत पहले नदी बहती थी, एक, जिसे हम कहते थे शिवालिक। कौन सी नदी कहते थे? शिवालिक। शिवालिक किसे कहा करते थे? इस नदी का दूसरा नाम था हिंद ब्रह्मा नदी। ठीक है, हिंद ब्रह्मा नदी, दूसरा नाम इसका ये था। ब्रह्मा क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किसने करी है? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या हिंद ब्रह्मा या फिर क्या कहते थे? शिवालिक नदी कहते थे। और वो असम से लेके पंजाब तक यहाँ तक बहा करती थी। लेकिन कालांतर में एक पठार का उत्थान हुआ, मतलब एक हिस्सा उभर करके ऊपर आया और उस हिस्से के उभरने से ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। इधर से जाती है जो, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा का पुत्र क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। एक यहां से निकलती है, ठीक है, उसे कहते हैं सिंधु नदी। और एक नदी मतलब थोड़ा नीचे से शिफ्ट होके आती है, उसे कहते हैं हम गंगा। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी महादेव या शिव जी की जटाओं से निकली है। ठीक है, उन्होंने जटाओं पे धारण किया था, वहां से निकली है। ब्रह्मपुत्र तो मैंने बता ही दिया, ब्रह्मा का पुत्र मतलब ब्रह्मा से ही बनी है, हिंद ब्रह्मा नदी से। तो इस नदी की 3 नदी तंत्र यहाँ पर हमारे उत्तर भारत के खास तंत्र है, मतलब 3 नदियां। ठीक है, और इन 3 नदी में एक नदी तो ऐसी है इसकी भारत में पूजा की जाती है, सबसे पवित्र नदी से माना गया है, और भारत में ग्रंथों में या पौराणिक कथाओं में इसकी पूजा की जाती है। इसे इतना पवित्र माना जाता है कि इसे गंगा नहीं, माँ गंगा के नाम से जानते हैं। अब मैं एक एक करके आपके लिए सब नदियों के बारे में बताऊंगा। सिंधु नदी पहले पढ़ेंगे, फिर जब हम सिंधु नदी पढ़ेंगे तो सिंधु नदी के साथ साथ सिंधु नदी और उसके सारे के सारे जो सहायक नदियां हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। गंगा को पढ़ेंगे तो गंगा में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ठीक है, टोन्स, ये सारी की सारी नदियां कहाँ मिलती हैं? आकर के गंगा में। ब्रह्मपुत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों मिल जाती हैं जाकर के पद्मा, मेघना कहलाती। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, अगर यहाँ पर जहन लेकर के पढ़ने का बैठोगे तो। ठीक है, और एक इंटरेस्ट पैदा होगा आपका कि यहाँ कभी नदी को देख करके सोचोगे कि भैया ने ये पढ़ाया था और हम यहाँ पर आए हैं। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मान लीजिए ब्रिज से गुजर रहे हैं, पुल से गुजर रहे हैं, तो बाहर एक बार झांका, या आप जाओगे बाहर एक बार झांका, बहुत बड़ी नदी आ गई। अब वहां पर जब आपके लिए पड़े हुए होगे कि हाँ ये राम गंगा है, वो नदी है जो पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो कुछ उसे देखने का मजा ही अलग होगा। तो हमारे राम गंगा तो पास में ही पड़ती, बदायूं साइड में। ठीक है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप इतना ही पढ़ लो, ठीक है। बाकी सिंधु गंगा ये करीबन चलेगा 6 से 7 दिन चैप्टर आपका। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तक हमने आपके लिए थोड़ा सा नदियों को ओवरव्यू दिया था कि एक हिंद ब्रह्मा नदी बहा करती थी, फिर बाद में पठार का जब उत्थान हुआ तो उसकी वितरिकाएं अलग अलग फैल गई, और कहीं ब्रह्मपुत्र निकल गई और दूसरी जगह सिंधु निकल गई। ठीक है, अब हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की हमारे पास मुख्यतः 3 नदियां थी, या हिमालय से निकलने वाली मुख्यतः, है तो कई एक, लेकिन मुख्यतः 3 नदियां थी। एक है सिंधु, एक है गंगा, और एक है ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां थी, ठीक है। तो अगर मैं सिंधु के बारे में स्टडी करूंगा तो मैं सिंधु नहीं कहूंगा, केवल कहूंगा सिंधु नदी तंत्र।
क्या कहेंगे, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम सिंधु के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और सिंधु से आकर के कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं सिंधु के बारे में। ठीक, और इसके लिए थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश मैं हर बार करता हूँ। ठीक है, इस बार भी मैंने भरकस प्रयत्न किया है। अगर अच्छा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा बना तब भी अच्छी बात है। सही बना है प्रियंशु? ठीक, ये हिंदुस्तान है। ठीक है, हिंदुस्तान में आपके लिए ऊपर पता है, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय पड़ते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी भारत होते हुए कहाँ चली जाती है, मतलब नदी का प्रवाह इधर उधर हो जाएगा थोड़ा बहुत, वरना तुमको थोड़ा ऊपर से ही नीचे से आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, समझाने के एतबार से बना रहा हूँ, स्केल लेकर के नहीं बना रहा हूँ। तो एक नदी सिंधु कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत के पार से, मतलब हिमालय पर्वत के पास से निकलती है, और निकलने के बाद में हिंदुस्तान में प्रवाहित होती है, फिर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में, और फिर ये जा करके यहाँ पर अरब सागर है, अरबियन सी। ठीक है, अरब सागर में जा करके गिर जाती है, मिल जाती है। तो ये जो नदी है इसे इंडस या फिर सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं पीछे का। ये जो सिंधु नदी है, पहले इसके किनारे लोग रहा करते थे, मतलब अब भी रहते हैं। पहले जो इसके किनारे लोग रहा करते थे, तो फारसी, फारसी या आप ये कहो पर्शियन, पर्शियन जो लोग हैं, ईरान वाले, यहाँ पे आओगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। ईरान वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कह के संबोधित करते थे उसके बारे में बता रहा हूँ। चूंकि नदी कौन सी बहती थी, सिंधु। ठीक है, तो वो यहाँ के लोगों को भी सिंधु ही कहते थे। क्या कहते थे, सिंधु। यहाँ नदी सिंधु बह रही है, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी क्या नाम दिया था, सिंधु नाम दिया गया था। लेकिन वो सा का उच्चारण हा की तरह करते थे। सा को कैसे पढ़ते थे, हा की तरह। तो सा से, जैसे अगर कोई उर्दू जानता हो अच्छे से, अरबी, तो अलिफ बे ते से चलता है, तो अलिफ बे ते से नहीं पढ़ते थे, से पढ़ते हैं, से। तो वो सिंधु को क्या पढ़ते थे, सा नहीं पढ़ के क्या पढ़ते थे, हा पढ़ते थे। उच्चारण उनका क्या की तरह था, हा की तरह। तो सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को वो क्या कहने लगे, हिंदू। समझ में आ गई? तो यहाँ से हिंदू की क्या हुई, हिंदू शब्द की शुरुआत हुई है, और बाद में इसका गठजोड़ मिला करके हिंदुस्तान ही बना गया, हिंदुओं का स्थान। ठीक है, तो बेसिकली सिंधु के पास रहने वाले लोग सिंधु थे, लेकिन वो सिंधु को काय की तरह पढ़ते थे, हिंदू की तरह। तो इसे हम क्या कहने लगे, हिंदू। लेकिन हमें इतनी ज्यादा पीछे हिस्ट्री से कोई मतलब है नहीं। तो जो सिंधु नदी निकल रही है, ये दुनिया, पहली बात तो ये दुनिया की बड़ी नदियों में गिनी जाती है, दुनिया की। ठीक है, लेकिन ये हमारी पाकिस्तान में भी जा रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी जा रही है। ये पाकिस्तान तो हमारा नहीं है, ठीक, ये हमारे अभी नहीं है, प्राचीन काल में था, या आप कहो कि होगा, या कभी भी कब्जा कर लो। ठीक है, तो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ये प्रवाहित होती है। दो देशों में प्रवाहित होने के कारण ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि भारत में ही प्रवाहित हो तो अलग बात है। भारत में ये, इसकी लंबाई तकरीबन जहां तक मुझे याद आ रहा है 2800 किलोमीटर लंबी है। ये कितने किलोमीटर लंबी है, 2800 कुछ किलोमीटर लंबी है। और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इसकी कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। मुझे लग रहा है वीडियो में ही दिखता होगा। ठीक है, 2880 किलोमीटर है।
और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इसकी सहायता के लिए 5 मुख्य नदियां हैं, ठीक है। इसकी सहायता के लिए 5 मुख्य नदियां हैं, जिनमें चिनाब, झेलम, राबी, ब्यास और सतलज है। 5 नदियां इसकी सहायता, मुख्य 5 नदियां इसकी सहायता के लिए, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। अब ये सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, सबसे मेन मुद्दा तो ये है। तो ये निकलती है बर्फ के पहाड़ से, और उस बर्फ के पहाड़ को हम कहते हैं चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर। क्या कहते हैं? चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर। चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर में से निकलकर ये नदी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के पास से होती हुई, कहां पर आ जाती है? हमारे पाकिस्तान में आकर के अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है हिमालय पार से। इसकी जस्ट उल्टी दिशा में एक नदी और निकलती है, उसे हम नाम देते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या नाम देते हैं? ये ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपके लिए, ठीक। तो इसकी सहायता के लिए 5 नदियां मिलती हैं। पहली आप कह दो झेलम, ठीक है। कौन सी नदी? झेलम। तो पहली नदी निकलती है यहां से झेलम, और झेलम कहां से निकलती है? बेरी नाग से। कहां से निकलेगी? बेरी नाग से। ये वो झेलम नदी है जिसके किनारे दुनिया को जीतने वाला जब सिकंदर पहुंचा था, तो कुछ समय के लिए यहां पर वो ठहरा था। झेलम नदी को पार करने के लिए उसकी सेना ने, मतलब जब उसने अपनी सेना से पार करने के लिए कहा, तो पूरी दुनिया को जीतते जीतते उसकी सेना थक चुकी थी, सैनिक थोड़े बहुत घायल थे, तो सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। और फिर उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि आगे मगध राज्य जो था यहाँ का, उस मगध राज्य पर धनानंद का शासन था, और धनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। लाखों से उसकी सेना में सैनिक थे, तो वो सैनिक लड़ने से भी डर रहे थे इससे। हालांकि धनानंद हार जाता, लेकिन वो इससे लड़ने से भी डर रहे थे। बहरहाल, तो बेरी नांग से झेलम नदी निकलती है, और इसके बाद ये जाकर के यहां से चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में। नीचे चिनाब है। चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब वास्तव में कोई एक नदी नहीं है, चिनाब 2 नदियों से मिलकर के बनी है। एक नाम है चंद्रा और एक नाम है भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां जाकर के जब मिलती हैं, तब एक नदी जो बनती है उसे क्या कहते हैं? चिनाब नदी। अब ये बेरी नाग से निकली है। देखो, नदी सीधी नहीं चलेगी, आप सोचो ऐसी चले, ठीक है। नदी जब चलेगी तो ऐसे चलेगी, नागिन की तरह, ठीक है, सर्पिलाकार आकृति में। तो जब ये झेलम नदी चलती है इस तरह से, तो घूमते 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 इतनी घूम जाती है, खुद से ही जाकर के मिल जाती है। अब जब नदी यहां से आई, यहां से घूमने के बाद यहीं पर मिल गई, तो पानी चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और यहां पर बनती है एक झील। क्या बनती है? झील, लेक। और उस झील का नाम है बूलर झील। क्या है? और हिंदुस्तान की मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? बूलर झील। हिंदुस्तान की मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। तो झेलम नदी की एक खास बात और है, इस पर नाव चल सकती है आसानी से, ठीक है। नौका गम में है, पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर, फिर भी ये नौका गम में है। इस पर शिकारे और बजरे चलाए जाते हैं, ठीक है। इस पर नाव में फल फूल और सब्जियों की खेती होती है, ठीक। तो झेलम नदी इस दृष्टिकोण से भी, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रा और भागा, इसके नीचे से नदी नदी जो निकलेगी वो निकलेगी राबी। कौन सी नदी निकलेगी? राबी। और राबी नदी का देखो, ये थोड़ी इधर उधर हो सकती है, ऊपर नीचे कोई भी, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा तवज्जो मत देना। राबी नदी जो निकलती है वो निकलती है रोहतांग दर्रे से।
रोहतांग दर्रे से कौन निकलता है? रावी नदी। कुछ दूर चलने के बाद भी एक भी किससे मिल जाती है? चिनाब नदी में। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो निकलती है वो निकलती है ब्यास कुंठ से। ब्यास नदी कहां से निकलेगी? ब्यास कुंठ से। और एक है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। सतलज, ये वो नदी है जिस पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है सतलज नदी पर। और ये जो सतलज नदी है ये निकलती है राकस ताल से। कहां से निकलेगी? राकस ताल से। और एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों पर्वतों को काटेगी, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों को काटेगी। और काटती हुई सतलज नदी आकर के किस में मिल जाएगी? चिनाब नदी में। चिनाब नदी और सतलज नदी आकर के बाद में मिलेंगी किस में? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी बाद में गिर जाएगी अरब सागर में, ठीक है। समझ गए? फिर से बता रहा हूं, आपके सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है। सबसे पहले सिंधु चेमा डुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी नदी आपकी झेलम बेरीनाग से निकलती है। तीसरी आपकी चिनाब नदी चंद्रा और भागा, बाड़ा लाचाला दर्रा है उसके दोनों ओर से चंद्रा और भागा है, वहां से निकलती हैं। राबी रोहतांग दर्रे से, ब्यास ब्यास कुंड से, सतलज आपकी निकलती है राकस्थाल से। अगर आप पुराने नाम इनके देखेंगे तो पुराने नाम है इसका झेलम का बितस्ता, चिनाब का है अस्किनी, राबी का है, राबी का याद नहीं आ रहा है, पुरुषणी है शायद नाम इसका, ब्यास का है बिपाशा, सतलज का है शतुद्री, ठीक है। उन नामों से हमें मतलब नहीं है, मैं कुछ भूल गया हूँ। झेलम का मैंने बताया बितस्ता, चिनाब का अस्किनी, हाँ, राबी का पुरुषणी है इरावती, ब्यास का बिपाशा और सतलज का शतुद्री, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे काम के नहीं है, मैंने बता दिया है। ये हमारा हो गया सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी खत्म हो गई। आपको मेन चीज ये पता करना है कि नदी कौन सी कहां से निकल रही है, ठीक है। अब ये कैसे करके लिखोगे? अगर लिख मिले तो 2 मिनट में जल्दी से लिखो, ठीक है। नक्शा उक्शा मत बनाना, ये केवल लिखना कौन सी कहां से निकल रही है। पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, कल खत्म कर दिया था। आज पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा नदी क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कैसे करके जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इधर देख लो इधर, ठीक है। क्या मिल रहा है दीक्षा तुम्हें उससे बातें करके? हैं? पक्की सहेली है ये तुम्हारी? क्यों? क्या बनाया मैंने ये? भारत, बहुत अच्छे। नक्शा मैं पहले ही सही बनाता हूँ, ठीक है। तो और इस बात के मेरे फैन भी बहुत हैं वैसे तो। देखो, हम बात करेंगे नदियों की। कल सिंधु नदी के बारे में मैंने बता दिया था, आज बताऊंगा गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की पहली खास बात तो ये है, ये पवित्र नदी मानी जाती है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। और दूसरी खास बात यह है इसकी, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। बाकी ये ट्रैक्टर वाले सर्विस सर्विस नहीं करा रहे हैं, इनका सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू धर्म के अनुसार। ये नदी शिव जी की जटाओं से निकली है, शिव जी ने इसे अपनी जटाओं पे धारण किया था, ठीक। तो हम बात करेंगे कि ये नदी का तंत्र कैसा है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। पहली बात, गंगा नदी ये उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। मैं बताऊंगा सारी कहानी, अभी अभी आप धैर्य रखें थोड़ा सा, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड के
देवप्रयाग से निकलती है। अब ये कहना सही होगा या नहीं सही होगा, इसका जस्टिफिकेशन ये है कि ये दो नदियों से मिलकर के बनी है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और दूसरी कौन सी है? अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा नाम की दो नदियां देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलने के बाद ये हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार से गंगा नदी आती नहीं आती है, बहुत हिंदुओं का पवित्र स्थल है हरिद्वार, ठीक है। ये हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और वहाँ से मैदान से होते हुए ये बांग्लादेश से आते हुए कहाँ गिर जाती है? आकर के बंगाल की खाड़ी में। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देवप्रयाग से तो मैंने बता दिया, वरना आप ये कह सकते हैं इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम मतलब निकलने का स्थल, ठीक है, वो हमारा है गंगोत्री। मुख्यतः गंगोत्री हिमनदी, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। भागीरथी और लखनऊ नाम की दो नदियां देवप्रयाग में आकर के मिलती है। यहाँ से एक नदी बनकर शुरू होती है, इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। जब मेरी बात ध्यान सुनते रहना, ठीक है, जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करेगी? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होगा? पद्मा। यहाँ तक तो यहाँ से भागीरथी अलकनंदा के नाम से जानेंगे और यहाँ पर नदी का नाम क्या होगा? गंगा। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब फरक्का के पास, तब इसे कहेंगे पद्मा, ठीक है। और इसके बाद यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी निकल के। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर जो निकल करके आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यहाँ पर जमुना। क्या नाम है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना। ये दोनों जब मिलती हैं और मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं तब भी इनका नाम क्या होता है? पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। लेकिन यहाँ पर इसमें आकर के एक नदी और मिलती है, चांदपुर के पास एक नदी और मिलती है। इस नदी का नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। और जब मेघना इसमें आकर के मिलती है तो आगे वाली नदी को भी हम क्या नाम देते हैं? मेघना। समझ में आ रही बात? मैं फिर से बता रहा हूं, गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, ठीक है। जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो उन्हें कहते हैं पद्मा। और इसमें आकर के एक नदी और मिल जाती है मेघना, तो इसे क्या नाम देते हैं हम? मेघना। और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये तो प्रभावित हो रही, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, उद्गम स्थल नहीं दिखा रहा हूँ। कौन सी नदी है? यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये दोनों ही जाकर के मिलती हैं जहां पर अभी महाकुंभ लगा था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद। अब इसे जानते हैं हम प्रयागराज के नाम से, ठीक है। क्या के नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। और जहां गंगा और यमुना मिलती है, इस स्थल को हम नाम देते हैं संगम, ठीक है। गंगा यमुना मिलती है, बहुत बड़े क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाता है, उसे नाम देते हैं संगम। और यहीं पर अभी महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये इलाहाबाद है, प्रयागराज में जाकर के मिलती हैं। यमुना अगर आप बात करोगे तो यमुना कह दो, यमुना निकलती यमुनोत्री से। कहाँ से निकाल दोगे? गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। यमुना भी बहुत बड़ी नदी है, दिल्ली वगैरह से होकर के, हरियाणा वगैरह से निकल करके ये आती है हमारी, कहाँ पर मिल जाती है? इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ से कई नदियाँ हैं जो गंगा में आकर के मिलती हैं। पहली है राम गंगा। कौन सी गंगा? राम गंगा, जिसके किनारे अपना बरेली बसा हुआ है, बदायूं बसा हुआ है, ठीक है।
रामगंगा के बाद जो नदी आएगी उस नदी को हम कहेंगे सरयू नदी है एक। अच्छा, सरयू नदी इसमें नहीं मिलती है। गंगा नदी के बाद गंडक, कोसी ये आएंगी, ठीक है। गोमती आएगी मेरे ख्याल से, देख लूँ मैं एक बार, चेक कर दूँ कहीं खाली गलत पढ़ा दूँ तुम्हें। गंगा नदी के बाद आएगी कौन सी बताई मैंने, कौन सी वाली नदी है? रामगंगा। कहाँ खो गया? इसके बाद आएगी रामगंगा के बाद गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। फिर आएगी गंडक नदी। गंडक है घाघरा है, घाघरा है शायद, ठीक है। फिर आएगी घाघरा नदी। फिर आएगी गंडक नदी, ठीक। हाँ, गंडक, कोसी। घाघरा के बाद आएगी गंडक, गंडक के बाद आएगी कोसी, ठीक है। आगे आती जाएंगी बागमती, बूढ़ी गंडक, ठीक है। ये नदियां आगे आकर के मिलती जाएंगी। ये सारी की सारी नदियां इस तरफ से निकल रही, क्यों? क्योंकि पर्वत ही इधर है, तो इधर ही क्या होगा, बर्फ पड़ा हुआ होगा, इधर ही बर्फ के पहाड़ होंगे, इधर से नदियां पिघल पिघल कर कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, ठीक। आप बात करो कि नीचे से दक्षिण की ओर से मिलने वाली एक नदी यमुना हो गई, एक पुनपुन हो जाएगी, पुनपुन नदी, ठीक है। एक टोंस नदी हो जाएगी। सारी की सारी नदियां कहाँ से आकर के मिलेंगी? बाई तरफ से आकर के मिलेंगी, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं पहले राम गंगा की। किसकी? राम गंगा। तो राम गंगा निकलती कहाँ से है? गढ़वाल की पहाड़ियों से, गैरसेण इलाके से। आप कह दो गैरसेण, गढ़वाल की पहाड़ियों से ही निकलती है, ठीक है। और राम गंगा चलती हुई उत्तर कन्नौज में, कहां पर? कन्नौज में जा करके गंगा से मिल जाती है, ठीक। कन्नौज में जाकर किससे मिल जाएगी? गंगा से। इसके बाद बात करेंगे हम गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसके किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है? लखनऊ, ठीक है। इसके किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है। एक मिनट रुके रहना। ये भी हिमालय के क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलेगी? हिमालय के क्षेत्र से निकलेगी। आगे आ जाओ, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूँ, जो आपकी कोसी नदी है, ठीक है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आए दिन बाढ़ आ जाती है। अब तो इसमें कई बांध बना दिए गए हैं बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता था। इसमें बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती थी, और ये बिहार से ही होकर के कोसी नदी गुजरती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? बिहार का शोक कहते हैं। बाकी यमुना नदी के बारे में बता दिया आपके लिए, पुनपुन, टोंस बता दी, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बता दिया, बहुत ज़्यादा इसमें मत देखो कहाँ पर क्या हो रहा है, इतना तुम्हारे आगे का लेवल का है नहीं। अच्छा, यहाँ पे गंगा मिल रही है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मिल रही है। दोनों के मिलने से, ठीक है, एक डेल्टा का निर्माण होता है। दोनों जब आएंगी यहाँ पर, तो इस तरह से एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होगा। उसे क्या नाम देंगे हम? डेल्टा। क्या कहेंगे? डेल्टा। दोनों नदियां चूंकि अपना पानी लेकर के आ रही हैं, तो ये उपजाऊ क्षेत्र है, सही है। उपजाऊ क्षेत्र है, अच्छी खासी यहाँ पर फसल हुआ करती है। और फसल होने के साथ साथ यहाँ पर सुंदरी नाम का, मतलब यहाँ पर बड़े घने वन है, और यहाँ पर वन या एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, ठीक है। चूंकि सुंदरी नाम का पेड़ इस डेल्टा में पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक। सुंदरवन का डेल्टा। बांग्लादेश उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। अब इसके बाद मैं ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाऊंगा आपको। इसमें जो भी काम का दिख रहा है 1-2 मिनट में उतार लो, ठीक है, फटाफट जल्दी से।
देखो कई बार ये भी पूछा गया है कि इसके ये तो कहाँ से बना दिया मैंने, चलो ठीक है। इसकी दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी, ठीक है। तो एक दक्षिण से मिलती है गंगा में आकर के सोन नदी। कौन सी मिलती है? सोन नदी, दक्षिण से, ठीक है, साउथ से। इससे सोन नदी कहते हैं, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसका जो रेत है उसमें काय कण मिलेंगे? सोने के। अब मन करता होगा जाकर के छान लें, हैं, कर रहा है? लड़कियों का तो करना भी चाहिए मन, यही सोना पहनती ज्यादा, ठीक है। तो इसके रेत में सोने के कण मिलते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? स्वर्ण नदी। और ये निकलती कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। जो यमुना नदी है उसमें आकर के, यहाँ पर मैंने बताया था मालवा का पठार है, मालवा के पठार से आकर एक चंबल नदी मिलती है, काली सिंध मिलती है, छिप्रा है, मतलब काली सिंध छिप्रा इसमें आकर के मिलती है। उसके बाद नदी आएगी केन, बेतबा, ये सारी की सारी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं, ठीक है। और यमुना में मिलेंगी। फिर यहाँ से आ जाओ आगे, यहाँ से एक नदी इस तरफ निकल गई है, पश्चिम बंगाल की तरफ जाकर के। उस नदी को हम नाम देते हैं हुगली। क्या नाम देते हैं? पश्चिम बंगाल में एक नदी जो इस तरफ निकली उसे क्या नाम देते हैं? हुगली। हुगली से यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, इस तरफ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। मैंने पढ़ा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। क्या कहते हैं उसे? दामोदर नदी। और दामोदर नदी हुगली में जाकर के मिल जाती है। और कोई सा रह गया? ठीक है, यही हो गया। और भी है बहुत सारी नदियां, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो आगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी और प्रायद्वीपीय नदी रहेगी। 2 से 3 दिन चैप्टर और लेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगला था आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी, ये देख लो। इसके बाद झीलें पढ़ेंगे, इसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा साइंस स्टार्ट करेंगे। ये नीचे ज्यादा बन गया तो ये अच्छा बन नहीं पाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऊपर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जैसा ही बना है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना है। हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। अब मैंने यहाँ तक वाली नदियां पढ़ा दी थी आपके लिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक निकलती यहाँ से, ब्रह्मपुत्र के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो, जो सिंधु नदी निकलती यहाँ से इस तरफ के लिए, उसकी जस्ट उल्टी दिशा में कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ये नामचा बरवा पर्वत पे पहुंचकर यू आकार का मोड़ लेती है, ठीक है। कौन से आकार का मोड़ लेगी? यू आकार का। पर्वत कौन सा है? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत पे यू आकार का मोड़ लेती है, बाद में आकर के ये, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था, कहाँ गिर जाती है? आके बंगाली खाड़ी में गिर जाती, ठीक है। इससे इससे दिहांग, कोहित, लोहित वगैरह नदियां इससे आकर के मिलती हैं। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा, मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं? इसकी नदियां जो हैं वो वर्षा वाहिनी है। अधिकांश नदियां कैसी हैं? वर्षा वाहिनी। वर्षा वाहिनी का मतलब है कि जब बारिश होती है तब इनमें पानी आता है। मतलब कई एक नदियां ऐसी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें बिना वर्षा के ही पानी आता रहता है, ग्लेशियर वगैरह से, ठीक है। तो ये वर्षा वाहिनी है, वर्षा होगी तब इनमें पानी आएगा, जबकि इनमें वर्षा नहीं होती है तब भी पानी रहता है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल रही तो बर्फ पिघल कर कहाँ आती है? नीचे। तो ये कैसी है? पहली बात तो वर्षा वाहिनी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अधिकांशतः, सभी नहीं है, अधिकांशतः कैसी है? वर्षा वाहिनी है, वर्षा के द्वारा जाएंगी, जल मिलेगा इन्हें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं। कहाँ से निकलेंगी? पश्चिमी घाट पर्वत से, और पूर्वी घाट पर्वत की ओर जाएंगी। पश्चिमी घाट से निकलकर कहाँ जाएंगी? पूर्वी घाट पर्वत की ओर प्रवाहित होंगी। एक नदी में बता रहा हूँ जो उल्टी प्रवाहित होती है, ये नदियां, उल्टी का मतलब है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। एक यहाँ पर पठार है, मैंने आपको बताया था, अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है
नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अमरकंटक से पट के पठार से निकलती है, जहां तक कि इसकी ऊंचाई ये निकलती है 1057 मीटर की ऊंचाई से, और 1312 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1312 मीटर लंबी है। और ये नर्मदा नदी गुजरती हुई कहां पर आकर के गिरती है? अरब सागर में। अब मैंने केवल सिंबल बना करके तुम्हें दिखाया है, ये अरब सागर है सर, ठीक, मैं सिंबल बना के दिखाया है, वरना तुम ये कहो कि ना गुजरात में थोड़ी सी जाएगी, इधर उधर जाएगी, ठीक है। तो मैंने केवल सिंबल से दिखाया हुआ है, मेरा उद्देश्य ना मैं मैप को एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो 1312 किलोमीटर, सॉरी 1312 किलोमीटर होगा, मीटर थोड़ी होगा, किलोमीटर की पूरी इसकी क्या है? लंबाई है। और कितनी ऊंचाई से निकलती है? 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और पश्चिम की ओर चलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से चलने के बाद एक जगह है मध्य प्रदेश में, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? जबलपुर। जबलपुर पे संगमरमर के पत्थरों के साथ, मतलब संगमरमर पत्थर है इसी के पास में, ठीक है, शैलें, चट्टानें संगमरमर की, संगमरमर की उन चट्टानों के पास से वाटरफॉल, जिसे हम कहते हैं कि गिरता हुआ पानी, झरना जिसे कहते हैं, ठीक है, वाटरफॉल। जहां से झरना पड़ा तुमने बचपन में, पानी पहाड़ों से गिरता होता है नीचे। बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी की स्टार्टिंग में उसका पानी पहाड़ से गिरता होता है, वो झरना है, ठीक। तो ये किसका निर्माण करती है? एक झरने का। जबलपुर में एक झरने का या वाटरफॉल का निर्माण होता है, इसे जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात। एक झरने का निर्माण होता है, और ध्यान रखना इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या? धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। संगमरमर के पत्थर इसी के पास हैं, ठीक है, चट्टाने हम कहेंगे। और 1312 किलोमीटर की पूरी नदी है ये, 1057 मीटर की ऊंचाई से अमरकंटक से निकलती है। इस पर ही सरदार सरोवर योजना बनाई गई थी, परियोजना, जिसके लिए मैंने बताया था नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था इस पर, ठीक है। अब एक पहाड़ी, एक नदी और है यहाँ पर, उस नदी का नाम है तापी नदी। कौन सी नदी है? तापी, पापी नहीं है, तापी, हाँ, तापी नदी। और ये निकलती है सतपुड़ा पहाड़ी से। कहां से निकलेगी? सतपुड़ा पहाड़ी से। और इसके समांतर बहती हुई, दोनों कैसी समांतर लगभग लगभग बहती हुई कहां पर आकर गिर जाएंगी? अरब सागर में। ये नदियां डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का। किस कदर गदर है, ठीक है, इधर देख लो ध्यान से। इसके बाद आएगी आपकी नदी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बना रहा हूं, बस समझाने के लिए बताता हुआ चल रहा हूं। कोई नदी ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना ज्यादा कलेश मत करना, मैप में देखो जा करके, तो ठीक है। मैं एग्जैक्ट मैप के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, और बना भी नहीं सकता हूं मैं, ठीक है। रुकेगी वीडियो? नहीं ना। अगली नदी है गोदावरी नदी, ठीक है, लेकिन ये कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। नाम क्या है इसका? गोदावरी नदी, ठीक है। और निकलेगी कहां से? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है, ठीक है, या आप कह दो पश्चिमी घाट में, ये नासिक से निकलती है। कहां से निकलती है? नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल करके गोदावरी नदी कहां तक चलती है? इस तरफ चलती, ठीक है। प्रायद्वीप ये भारत की ये बड़ी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीप की भारत की मतलब नीचे वाली बड़ी नदियों में ये शुमार है। और इसकी लंबाई जहां तक मुझे पता है 1500 किलोमीटर है, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी है ये? 1500 किलोमीटर लंबी है। 1500 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, ठीक। बहुत नदियां बनानी है अभी इसमें मुझे। 1500 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। चूंकि ये लंबी बहुत है, इसलिए इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं,
दक्षिण गंगा, ठीक है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नदी आएगी आपकी गोदावरी के बाद। कहाँ से गोदावरी निकलती है? नासिक से। ध्यान रखना कहाँ से निकलेगी? नासिक से। अगली नदी आएगी महानदी। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, मुझे खुद मैप छोटा बन गया, वरना एग्जैक्ट बना भी देता मैं। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पठार से महानदी निकलती है, पठार लिख लो, पठारी भाग से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए कहां पर आ जाती? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। महानदी कहां से निकलती है? हाँ, छत्तीसगढ़ में पठार से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ठीक है, इस नदी पे मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि हीरा कुंड बांध है। कौन सा बांध है? ये मैंने परियोजनाएं पढ़ाई थी तब बता दिया था। इस नदी पे हीरा कुंड बांध बनाया गया है, ठीक है, हीरा कुंड बांध इस पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि आए दिन इसकी वजह से उड़ीसा में बाढ़ आ जाती थी, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहते थे, ठीक है। इसको ही कहते थे, किसे कहते थे? इसकी वजह से बाढ़ बहुत आती थी, इसलिए इससे हमने हीराकुंड बांध बनाकर इसे क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पटार से निकलती। इसके बाद आएगी महानदी के बाद गोदावरी कृष्णा नदी। कौन सी नदी आएगी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, महाबलेश्वरम, महाबलेश्वरम से निकल करके ये भी यहां पर होती हुई कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, इसके बाद कौन सी है? कुछ पता आ रहा है क्या? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। और ये ऊपर नीचे हो गई है नदियां, ठीक है। कावेरी नदी निकलती है ब्राह्मणी पहाड़ी से, सॉरी ब्रह्मगिरी से, ब्राह्मणी नाम याद आ रहा है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। और ब्रह्मगिरी से निकल करके ये कहां पर जाकर गिर जाती? बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, ठीक है। यह आपका उद्गम स्थल और गिरने का स्थल पता होना आपका क्या है? जरूरी है। बाकी इसके बाद पढ़ाई जाएंगी आपके लिए झीलें, तब तक आप इसे नोट करो फटाफट जल्दी से। अब आपके लिए पढ़ाया जाएगा झीलों के बारे में, और ये आपके इस चैप्टर का अंतिम, हाँ, अंतिम पड़ाव होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं झीलें, लेक्स, ठीक है, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कि बड़ा लंबा सा बन गया है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब की बेकार बना क्यों? देखो, कोई बात नहीं, अपने काम हो जाएगा, ठीक है। मैप नॉट फॉर स्केल, इधर देखो ध्यान से, अब की नजर लग गई, ठीक है। ये आगे लड़कियां बैठी नजर मार रही बैठी बैठी, कोई बात नहीं। तुम आज मुझे नजर मारो, कल कोई किसी और को मार देगा, ठीक है। अब काली मिर्च छुकवाना पड़ेंगे वो कहते हैं चूल्हे उल्हे में, ताकि पूरा गांव खांसे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो इस तरफ, असल में अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है, बेटा तो मजा नहीं आ रहा है, क्यों? और दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ, दिल का चाहना बड़ा जरूरी है। आपकी चौड़ा बनाऊंगा, लंबा नहीं बनाऊंगा। सच में नजर लग गई यार, एक बार में नक्शा बन जाता था। पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी क्या?
अब बनाऊंगा ही गुनिया में बिल्कुल। अरे जैसा बना इधर इसमें काम चला दो। बहुत बुरा बना है। चलो देख लो, बहुत देर हो गई। जैसा ही बनाओ ठीक है। बहरहाल इधर देख लो, अब की सही है थोड़ा बहुत। ध्यान से देखो इस तरफ। जम्मू कश्मीर के हम बात करेंगे झीलों की। झीलें होती क्या है कि चारों तरफ तो उसके जमीनों भूमि हो और बीच में बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भरा हुआ हो। अब तुम सोचो चारों तरफ जमीन है और बीच में पानी भरा हुआ है तो तालाब बन जाते हैं, ये कबूतला। ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भरा हो और प्राकृतिक रूप से उनका कोई ना कोई स्रोत हो, ठीक है। उसमें जल भरा रहे और चारों तरफ से उन्हें भूमि घेरे रहे, उसे हम क्या नाम देंगे? झील। जैसे कि तुम ये बताओ, तुम्हारी बरेली में कोई झील है? नहीं, बरेली में कोई झील। बरेली में झील है, ठीक है। क्या? शायद बरेली में जो झील है उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है ध्यान से, जहां तक उसका नाम लीलौर झील है। आंवला के क्षेत्र में, ये आंवला जो पड़ता है उस साइड में है, ठीक है। और वो झील पौराणिक कथाओं से संबंधित भी मानी जाती है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। मैं कंफर्म तो नहीं बता रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत में युधिष्ठिर और 5 पांडव थे, ठीक है। युधिष्ठिर और उनके मतलब जो भी 4 भाई थे, 5 पांडव, वो जब अज्ञातवास के लिए गए हुए थे तो वो एक नदी पर जाते हैं, आपने कहानी सुनी होगी। उनसे नदी पे आने के बाद यक्ष सवाल पूछते हैं। जो सवाल नहीं पूछता है वो मर जाता है, सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है वो मर जाता है, ठीक है। तो शायद ऐसा माना जाता है कि उसी के आसपास कहीं पर सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो कभी देखने चलेंगे तो मैं घुमाने ले चलेंगे, टेंशन कहाँ ले रहे हैं। देखें तो कहाँ पर क्या हुआ था। तो झील क्या है कि बहुत बड़े भाग में पानी भरा होगा, उसके चारों तरफ क्या होगी? भूमि होगी, ठीक है। तो झील होगी हमारी। बहुत बुरा नक्शा बनाया, इतना बुरा बुरा वैसे बनता नहीं है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा, पहले सबसे बड़ी वाली झील से शुरू करूँ। हाँ, बड़ी वाली झील यही है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक झील है जिसे नाम देते हैं हम बूलर झील। क्या कहते हैं? बूलर झील। और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की ताजे पानी की सबसे ताजे पानी है, मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। यहीं पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक झील और पड़ती है, उसे कहते हैं हम डल झील, ठीक है। झीलें तो बहुत है, मैं सब नहीं बताऊंगा। अब नीचे आ जाओ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक झील पड़ती है सूरज ताल, और एक और पड़ती है चंद्रताल। क्या पड़ती है? चंद्रताल। इसी रो में अगर आप चलोगे उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ जाएगा। उत्तराखंड के क्षेत्र में एक झील का नाम है सात ताल। क्या है? सात ताल। सात ताल का मतलब समझ रहे? 7 तालाब की तरह होंगे। इसका मतलब ये अकेली झील नहीं है, यहाँ पर झीलों का समूह है, ग्रुप ऑफ द लेक्स, ठीक है। 7 ताल। आप यहां पर आओगे नैनीताल, यहां पर आओगे भीमताल, ठीक है। नैनीताल का नाम सुना है? ठीक है। अल्लीताल, मल्लीताल, नैनीताल तो बहुत मशहूर है। तो वो झील कहां पर है? हमारी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मत लिखो, बड़ी झील नहीं है कोई, वो लीलौर झील होगा तो देखा जाएगा। इसके बाद मेन मेन जगह की बता दे रहा हूँ, सही है। महाराष्ट्र में ज्वालामुखी फटा था कभी प्राचीन काल में। महाराष्ट्र में ज्वालामुखी के फटने से वहां पर गड्ढा बन गया, जहां पर फटा था ज्वालामुखी, ठीक है। वहां पर क्या बन गया? गड्ढा। अब गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो उस झील को हम कहते हैं लोनार झील। क्या कहते हैं? लोनार झील। आप राजस्थान में जब जाओगे तो राजस्थान में आपके लिए एक बहुत जरूरी झील है, इसे सांबर झील के नाम से जानते हैं। ये झील की खास बात यह है, इसका पानी खारा है और इस झील से नमक बनाया जाता है। पैन मत चला, इधर देख ले, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। खारा पानी है इसका। यहीं पर पड़ती है एक झील और, इसके पास में देवर झील, और एक पड़ेगी जेठानी झील, ठीक है। तो सांबर झील, देवर झील,
इसमें भी पुष्कर झील है एक शायद और, ठीक है, इसमें भी कई झीलें हैं। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इतनी जरूरी नहीं, अब नीचे चल रहे हैं, ठीक है। केरल, केरल में एक झील पड़ती है अष्टमुड़ी झील। कौन सी झील? अष्टमुड़ी। इसकी 8 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 8 ब्रांचेस हैं, इसलिए इसे अष्टमुड़ी झील कहते हैं। इसमें एक झील और पड़ती है अष्टमुड़ी झील से बाद में, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, इस वेम्बनाड झील जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है, ठीक है। अब इसके बीच में एक द्वीप स्थित है, द्वीप का मतलब इसके बीच में एक टापू है, उसे हम कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम देते हैं? वेलिंगटन द्वीप। इसके बीच में जो टापू है उसे क्या नाम देंगे? वेलिंगटन द्वीप। इसमें नौकाएं प्रतियोगिता होती रहती हैं, मतलब नाव चलाने वाली प्रतियोगिताएं जो है वो इसमें होती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद वेम्बनाड झील बता दिया मैंने, लोनार झील बता दिया आपके लिए, साताल बता दिया, सूरजताल बता दिया, और लोकटक नहीं बताया है। क्यों? मणिपुर का जो क्षेत्र है, मणिपुर के क्षेत्र में एक झील पड़ती है लोकटक झील। लोकटक झील, ये देखो क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक केबुल लामाजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बनाया गया है। उसे हम और इसे हम तैरता हुआ मानते हैं, ठीक है, मतलब तैरता हुआ कहते हैं कि नेशनल पार्क यहाँ पर क्या है, स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में। और ये वाली आपकी हो गई उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और ये वाली हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश में, ये वाली हो गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, ये वाली हो गई आपकी राजस्थान में, ये वाली हो गई आपकी महाराष्ट्र में। एक झील और पड़ती है सोंगमो नाम की, और ये पड़ती है आकर के सिक्किम में। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। उड़ीसा में जब आप आओगे तो एक झील पड़ेगी, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहो, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहो, या सबसे बड़ी झील कहो, क्या नाम है उसका? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नीचे आप आओगे तो आपके लिए मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक झील है आपके पास यहाँ पर, उसे कहते हैं पुलिकट झील। क्या कहते हैं? पुलिकट झील। इसके बीच में भी एक टापू स्थित है, और पुलिकट झील पर से ही एक संस्थान भी स्थित है, शायद इसरो का कोई सा संस्थान है, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इसी झील पर स्थित है। कौन सी झील है ये? पुलिकट झील, ठीक। पुलिकट झील के पास आपके लिए एक झील और मिलेगी आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू झील। खत्म हो गया क्या? ठीक है। यही आंध्र प्रदेश में एक और झील आती है, इसे नाम देते हैं हम कोलेरू झील। झीलें तो बहुत हैं, ज्यादा बताता रहूं तुम्हें मैं, ठीक है। बहुत झीलें, पुष्कर हो गई, डोडीताल, मल्लीताल, सातताल, भीमताल, नौकेताल, नाग, नागिन, पता नहीं कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इतना ज्यादा बताता हूँ, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो आप इतने से ही काम चला लो। और दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आपकी चैप्टर कैसा हुआ? खत्म हुआ, ठीक। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।